दोस्तों सोचिए, आप एक आम इंसान हैं या फिर एक मशहूर एक्टर। आपकी लाइफ एकदम खुश चल रही है, आपका करियर बहुत अच्छा है, आपकी फैमिली में खुशहाली ही खुशहाली है। फिर एक दिन एक फोन कॉल सब बदल देता है। उस ओर से एक महिला कहती है कि मुझे 3 करोड़ रुपए दीजिए, वरना तुम्हारे ऊपर झूठा रेप का केस कर दूंगी। आप इसे एक घिनौना मजाक समझकर भूल जाते हैं, परंतु कुछ ही दिनों बाद आपके दहलीज पर आती है पुलिस। आपका दरवाजा खड़खड़ाती है, आपसे कहती है आपने रेप किया है, और जिससे पहले आप कुछ समझ पाए या सोच पाए, आपको हथकड़ियां पहनाकर अपने साथ ले जाती है। मीडिया के कैमरे चमकते हैं, लोग आपके बारे में उल्टी फुल्टी बातें करते हैं, कहते हैं यह तो वही आदमी है जिसने रेप किया है। कुछ ही पल में आपका खुशहाल जीवन बिखर जाता है। बिना कुछ प्रूफ हुए आपको जब कोर्ट में पेश किया जाता है, आपको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। अभी तक आपका जो खुशहाल जीवन था वह बिखर जाता है और आप होते हैं जेल की सलाखों के पीछे। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं, यह कोई कहानी नहीं है, यह सच्चाई है हमारे जाने पहचाने मशहूर अभिनेता उत्तर कुमार जी की। हाल ही में आपने न्यूज में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि किस तरह उत्तर कुमार जी के ऊपर ऐसे आरोप लगे और फिर उन्हें पहुंचा दिया गया जेल की सलाखों के पीछे। यह सिर्फ उत्तर कुमार जी की कहानी नहीं, यह बहुत से ऐसे लोगों की कहानी है जिन्हें हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन ऐसे झूठे केसेस में फंसा दिया जाता है और वह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं और उनका खुशहाल जीवन 2 पल में बिखर जाता है। ऐसे केसेस में अगर आपको फंसा दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आपका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा या आपके पास कुछ रेमेडीज हैं? क्या कानून सिर्फ तोड़ता है या आपको ऐसे झूठे मुकदमों से बचाता भी है? यही जानने के लिए टुडे वी हैव विद अस एडवोकेट दीक्षांत्री शर्मा मैम, जो हमें ऐसी रेमेडीज के बारे में बताएंगी और बताएंगी कि ऐसे मुकदमों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वेलकम मैम। नमस्कार महिमा, थैंक यू। तो मैम, विदाउट एनी फर्दर अडू हम अपने पहले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। मैम, आप हमें बताइए कि अगर किसी आदमी को ऐसे झूठे रेप के मुकदमे में फंसा दिया जाए तो क्या उसके पास कानून की कोई रेमेडी है उससे बचने के लिए? बिल्कुल है महिमा। पहले तो देखिए, जब ऐसी कंडीशन किसी के सामने आती है तो उसको घबराना नहीं चाहिए, और अगर किसी को ऐसी धमकी आती है तो वो अपने लिए एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, जो पहले सीआरपीसी में 438 के अंडर फाइल होती थी और अब बीएनएसएस के अंदर 482 में फाइल कर सकते हैं, और उसमें एंटीसिपेटरी बेल का फाइल करके रिलीफ ले सकते हैं लॉ से, कानून से, कोर्ट से। बताइए, और अगर किसी की गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद भी प्रोविजन है, आप रेगुलर बेल में जा सकते हैं, रेगुलर बेल फाइल कर सकते हैं अरेस्ट होने के बाद, और अपनी बात को कोर्ट के सामने सभी बातें मतलब अपनी बेल में लिख के रिलीफ ले सकते हैं। पहले 439 में ये फाइल होती थी रेगुलर बेल, जो कि अब 480 के अंडर, बीएनएसएस के 480 के अंडर फाइल की जाती है। और इसमें एक चीज और है कि अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ना हो तो अवनीश कुमार का एक प्रसिद्ध जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बिना पुलिस को मतलब गिरफ्तारी से बचना चाहिए, गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, किसी को अवॉइड करनी चाहिए गिरफ्तारी, अगर आपके पास कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर पाई है तो। लेकिन इस केस में हमने देखा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से अभी हुआ नहीं है, और उनको जो है केवल एक पॉलिटिकली दबाव के कारण पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। उनके साथ वाकई में बहुत गलत हुआ है। तो जैसा कि हमने जाना कि अगर आपको ऐसे रेप केस में फंसा दिया जाए और आपको ऐसी धमकी मिले और आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं ये बिलीव करने की कि आपका अरेस्ट हो सकता है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं, और अगर अरेस्ट ऑलरेडी हो चुका है तो आप रेगुलर बेल के प्रोविजंस में जाके अपनी बेल ले सकते हैं। तो मैम, फिर हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर।
जैसा हमने इस केस में देखा कि उत्तर कुमार जी को धमकी मिली, बोला गया कि 3 करोड़ रुपए दो वरना तुम्हें झूठे रेप के केस में फंसा दूंगी। तो क्या ये कोई क्राइम है ऐसे ब्लैकमेल करना? क्या कानून के अंदर कोई प्रोविजन है, कोई रेमेडी है कि हम ऐसे धमकियों से, ऐसे ब्लैकमेल से बच सकें? बिल्कुल महिमा, अगर किसी से धमकी देकर पैसे की डिमांड की जाती है या कोई डरा धमका के पैसा मांगता है तो ये एक्सटॉर्शन के अंदर आता है। और धमकी जो है 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन दोनों ही सेक्शन क्राइम है और इसके अगेंस्ट जो है रिलीफ ले सकते हैं। या तो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं आप कि भाई आपको धमकी मिल रही है, एक्सटॉर्शन हो रहा है आपका, ठीक है, 384 के अंडर जो बीएनएसएस में दूसरा सेक्शन हो गया है। और अगर मान लीजिए आपके फेवर में कोई पुलिस एक्शन नहीं लेती है इसके खिलाफ तो आप जो 156(3) हुआ करता था पहले सीआरपीसी का, बीएनएसएस का 175 सेक्शन है, उसके अंडर आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि हमें इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं और इस तरीके की हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसके अगेंस्ट हमें एक प्रोटेक्शन दिया जाए, हमारी सुनवाई की जाए। तो इस तरीके से आप रिलीफ ले सकते हैं कोर्ट के अंदर। जी मैम, तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर कि अगर एफआईआर ऑलरेडी अगर हो चुकी है, जैसा कि हमने उत्तर कुमार जी के केस में देखा, और वह एफआईआर कंप्लीटली फॉल्स एलिगेशंस के बेसिस पे है, तो क्या उस केस में हमारे पास कोई रेमेडी है? क्या हम उस एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं? बिल्कुल महिमा, इसमें हाई कोर्ट को 482 के अंडर इनहेरेंट पावर है, सीआरपीसी के अंडर जो होती थी, और अब इस समय बीएनएसएस जो नया कानून हमारा आया है उसमें 528 के अंडर इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट को, जिसमें कोर्ट जो है एफआईआर को क्वैश कर सकती है। और एक हरियाणा वर्सेस भजन लाल का एक लैंडमार्क जजमेंट भी है इसके रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि अगर पर्सनल दुश्मनी या किसी और पर्सनल सिचुएशन के अंडर एक एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसको कोर्ट क्वैश कर सकता है और उसमें एक्यूज को रिलीफ प्राप्त होता है। जी मैम, इसका मतलब कि अगर कोई एफआईआर बहुत ही एम्बिगुअस है, कोई पर्टिकुलर उसमें डेट्स, इवेंट्स नहीं है और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए, कोई पर्सनल दुश्मनी के लिए या फिर ब्लैकमेल करने के लिए, पैसे निकलवाने के लिए किया गया है, तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास और उस एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, तो हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा हमने इस केस में देखा कि उत्तर कुमार जी को बिना कुछ प्रूफ हुए 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया गया। ऐसा इंसान जो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी रहा था, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है, तो उसका बहुत बुरा असर होता है किसी भी एक रिस्पेक्टफुल फैमिली के ऊपर। वह कंप्लीटली टूट जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि उसमें क्या स्टेप्स लें। तो प्रैक्टिकली ऐसे सिचुएशन में ऐसे इंसान की फैमिली और वह इंसान खुद क्या कर सकता? बिल्कुल महिमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब किसी एक रेपुटेटेड पर्सन के अगेंस्ट ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसमें वो जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है, अचानक जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है, तो उसके दिमाग पर बहुत ही असर होता है, उसकी फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो सबसे पहले तो उसको रिलीफ ये लेना चाहिए कि रेगुलर बेल ले पहले, ठीक है। जब रेगुलर बेल मिल जाए उसके बाद अपने फेवर में जितनी भी एविडेंस हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, व्हाट्सएप चैटिंग है, मेल्स हैं, उनके फेवर की जितनी भी चीजें हैं आप उनको कलेक्ट करें और एविडेंस एक्ट के अंडर जो 65 जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के को फेवर करता है उसको सर्टिफाइड कराएं पूरा प्रॉपर तरीके से और अपनी बात रखें कोर्ट के अंदर मजबूती की साथ। और जितनी भी मतलब एविडेंस हैं वो उस अपने फेवर की उस ऐसे एलिगेशन से रिलेटेड उनको सबको सेव रखें और किसी डिवाइस में करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें और अपना रिलीफ लें कोर्ट से, जिससे उनको एक ट्रायल में मतलब उसकी हेल्प ले सकें, उसको हेल्प मिल सके। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर फॉल्स चार्जेस किसी ने लगा दिए हैं तो वो आप अकेले नहीं हैं, कानून उस केस में भी आपके साथ है। और फिर प्रूव करना पड़ता है ये सभी चीजों को। अगर मान लीजिए सामने वाला एलिगेशन लगा रहा तो उसको प्रूव करना है कि हाँ भाई ये एलिगेशन सही है, और जिसके ऊपर लगाए गए हैं तो उसको प्रूव करना है कि वो गलत है।
दोनों ही लोगों को एक दूसरे के ऊपर प्रूव करना है। जो लास्ट में फिर जो भी ट्रायल के बाद जजमेंट कोर्ट देगी एविडेंस के आधार पर, वही मान्य होगा। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि अगर आपके ऊपर कोई फॉल्स चार्जेस लगा दे, फॉल्स रेप केस लगा दे, या इनफैक्ट कोई भी फॉल्स क्रिमिनल चार्ज आपके ऊपर लगा दे, तो आप अकेले नहीं हैं, कानून आपके साथ है। आप उस केस में एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल, ब्लैकमेल के अगेंस्ट आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एक्सटॉर्शन और भी जो लॉ के प्रोविजंस हैं उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, अपनी बात कोर्ट के आगे रख सकते हैं, और आप ऐसे केस में भी अकेले नहीं, कानून आपके साथ है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताएं। और अगर आपकी कोई लीगल प्रॉब्लम है तो वह हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछे, हम उसके ऊपर एक नई वीडियो लाएंगे और आपको जागरूक जरूर करेंगे। Now we would like to thank Advocate Dikshantri Sharma ma'am for her informative thoughts, for her informative views. Thank you ma'am. ओके, थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को आज यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन हम वापस आएंगे एक ऐसे ही लीगल प्रॉब्लम को लेके उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।